नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। प्यार में आपने बहुत देखा होगा, हाथ काट लिया जाता है। जब किसी को प्रेमिका नहीं मिलती है या किसी को प्रेमी नहीं मिलता है तो लोग हाथ काट लेते हैं। लेकिन इतिहास में आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि बच्चों के लिए कोई शिक्षक हाथ काट ले। और आज रहमान सर हमारे साथ हैं, बिहार के गुरु रहमान सर, जो काफी फेमस हैं, काफी छात्रों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और आज लड़ते लड़ते इन्होंने अपने हाथ काट लिया है। क्यों ऐसा क्यों करना पड़ा है रहमान सर को, क्यों मजबूर किया है सरकार ने? हम इनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है सर, आपका स्वास्थ्य कैसा है? बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य तो अब ठीक नहीं है, क्योंकि ब्लड अभी तक रिस रहा है और हमको ये कमजोरी भी लग रही है। तो मैं तो कहूंगा कि हाथ मैंने काटा है परमार और सत्यप्रकाश शर्मा के प्रभोग में, क्योंकि उन लोगों के कारण मैंने हाथ काटा है। उन लोगों के कारण मैं जान भी दे सकता हूँ। एक बात मैं बता दूं कि आज सुबह सुबह जब मैं उठा तो क्लास लेने जा रहा था, तो मुझे पता चला कि आज रिजल्ट आएगी। तो रिजल्ट आएगी तो मुझे बहुत बेचैनी टाइप की लगी कि मेरे बच्चे बैठे हुए वहां पर, रिजल्ट कैसे आएगा। तो उसी परिस्थिति में मैंने सोचा क्या करे क्या करे क्या करे। तो उस बाद क्लास लेने के बाद मैं गया रूम में अपने ऑफिस में, ऑफिस बंद किया और मैंने हाथ काट काट लिया। ये दूसरी बात है कि हाथ नस में ज्यादा गहराई से चला गया। लेकिन मैंने प्रेसिडेंट को, प्रधानमंत्री को, बिहार के सीएम को, बिहार गवर्नर को और यहाँ तक कि अध्यक्ष और सचिव को भी चिट्ठी लिखा कि आप री एग्जाम करवाइए, क्योंकि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है और री एग्जाम के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। री एग्जाम के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि रहमान सर पागल हो गए हैं क्या, हाथ काटता है कोई? ये तो प्यार में जब एकदम चरम पे आदमी चल जाता है, या पागलपन का जो लास्ट स्टेज होता है, हाथ काटना, अपने आप को क्षति पहुंचाना। आप शिक्षक हैं, छात्रों के भविष्य आपका टिका हुआ है और आप बहुत फेमस शिक्षक हैं। बहुत लोग प्यार करते हैं आपसे, मानते हैं। ऐसे तो छात्र भी भड़क जाएंगे सर। नहीं नहीं, छात्र बढ़ गए। छात्र को मैंने स्पष्ट रूप से अनुरोध किया है कि वे किसी भी परिस्थिति में कोई भी ऐसा काम ना करे, वरना मैं आंदोलन से अलग हो जाऊंगा। छात्र मैंने कहा जब बाप जिंदा है तो बाल बच्चा को कुछ करना नहीं आता। और प्यार की बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्यार ये जरूरी नहीं कि लड़का लड़की के बीच हो। मेरा प्यार मेरे बच्चों को कटवाने के लिए तैयार है। गर्दन कटवाने के लिए तैयार यस है। बिल्कुल। आज कह दे अध्यक्ष हाँ, कि मैं री एग्जाम दूंगा, रहमान गर्दन काट लो, मैं गर्दन काट के दिखा दूंगा। ये मैं माँ के गर्भ को छू के कह रहा हूँ कि गर्दन काट के दिखा दूंगा। देखिए, शिक्षक तो बहुत देखे होंगे आपने और बड़े नामी शिक्षक हैं। लेकिन ऐसा शिक्षक पहली बार आपको देखने को मिला होगा। बिहार के गुरु रहमान ने हाथ का नस काट लिया है। लेकिन अब आगे क्यों, आगे क्या सर? आगे हम लोग की हिंसात्मक लड़ाई जारी रहेगी और निश्चित रूप से न्यायपालिका पर हमको 100% विश्वास है। 31 तारीख को इसका फैसला हो जाएगा। और चूंकि गलत हुआ है, ये मैं सीना चीर के बोल सकता हूँ, तो गलत हुआ है तो री एग्जाम भी होगा और एग्जाम होना चाहिए। री एग्जाम होना चाहिए। 17वीं बीपीएससी को लेकर शुरू से ही आप लोग भी लगे हुए हैं, कई टीचर। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो आंदोलन की धार शुरुआत में थी, जो शिक्षक जिस जोश में थे, जो बच्चे जिस जोश में थे, वो थोड़ा कम हुआ है? कहीं ना कहीं जो बड़े चेहरे और थे वो इस आंदोलन से अलग हुए हैं, उसका भी कहीं ना कहीं देखिए, बड़े चेहरे का तो मैं नहीं मानता कि बड़े, हमारे बच्चों से बड़ा चेहरा किसी का नहीं है। लेकिन रही बात कि विपक्ष के जो लोग राजनीतिक लोग आए, उसके कारण भी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये आग बहुत बहुत देहात में होता है कि आदमी समझता है कि आग बुझ गया है, हाँ, लेकिन जब हाथ में लगाता है तो हाथ जल जाता है। हाँ, ये आग ऊपर से देखने में लग रहा है कि बुझ गया है, हाँ, लेकिन अभी धधक रहा है। और धड़क रहा है। धधक रहा है और निश्चित रूप से अगर हम लोग के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हम लोग इलेक्शन में कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे जो हम लोग की इच्छा होगी। मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करेंगे वो? मुख्यमंत्री से यही अपील करेंगे, मौनी बाबा, माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़ी आपके प्रति इज्जत थी, इज्जत है भी, तो आप मेहरबानी करके अपना मुंह खोलिए। अधिकारियों से जो घिरे हुए अधिकारियों को अलग कीजिए और आप री एग्जाम से संबंधित जो 67वीं में किए थे उसी तरह कीजिए। 67वीं में क्वेश्चन लेके हम लोग दौड़ गए थे। इसमें रहा कि अंदरे अंदरे क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन दो जगह गड़बड़ी तो हुआ है। एक तो नॉर्मलाइजेशन की बात को ले लीजिए, इसके जिसको स्केलिंग कह रहे हैं, ये परमार स्केलिंग कह रहे हैं, दूसरा बाबू परीक्षा परिसर का। तो वैसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री सामने आके री एग्जाम ले लें। लड़के बहुत 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 आशीर्वाद देंगे एक उनको। क्वेश्चन वहां से भी है। जब आप यहाँ पर आए थे और दूसरे ही दिन आप पर नोटिस निकाल दिया गया था, गर्दनीबाग थाने बुलाया गया था, मैंने इंटरव्यू भी किया था आपका, आपने बताया था कि हम यहाँ पर गर्दनीबाग और गांधी मैदान दोनों ही जगह धरना में आना आपका बैंड हो गया था। फिर आप आए हैं, आप हाथ भी काट लिए हैं।
कार्रवाई हो सकती है आपके प्रशासन? देखिए, बजरंगबली को छोड़ के किसी के बाप से हम नहीं डरते हैं भाई। कार्रवाई हो जाए मंजूर है, लेकिन अगर हम पर कार्रवाई हो जाए लेकिन बच्चों का री एग्जाम हो जाए। माफी भी मांगने को कहा गया आपसे। रहमान मर जाएगा, फांसी पर चढ़ जाएगा, लेकिन माफी नहीं मांग सकता, ही तो तय है। माफी नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे। गर्दनी बाग अभी पहुंचे हैं, बच्चे काफी आपका इंतजार कर रहे थे, बच्चों के मन में था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों से ये कहें कि आप शांत रहिए, कोई भी ऐसा गलत काम मन नहीं करेंगे बच्चे, जिससे हमको शर्मिंदगी हो। और अगर गलत काम वो करते हैं तो फिर उनको हमको यह लगेगा कि अपने बाप पर लोगों को विश्वास नहीं है। आह्वान करेंगे बच्चों बच्चों से ये आह्वान करें कि आप शांतिपूर्ण अहिंसात्मक ढंग से लड़िए, मैं आपके साथ हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि मुझे केवल 50,000 बच्चे चाहिए, 4,83,000 में 50,000 बच्चे आ जाए, हम गांधी के मार्ग पर चलकर अहिंसात्मक ढंग से री एग्जाम करवा देंगे। जो लोग रजाई में सोते हैं बाहर निकलिए, नहीं तो जिंदगी में सोइएगा तो नींद नहीं आएगी, नींद उड़ जाएगी, याद रखिए, क्योंकि जितनी व्यवस्था खराब हो गई है। कुछ बच्चे भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपके शिक्षक ने हाथ काट लिया है, ऐसा शिक्षक देखने को मिला है कभी आपको? कहीं ना कहीं विश्व में ऐसा शिक्षक प्रथम बार देखने को मिला है जो हाथ काट लिए हैं। तो जिस तरह चाणक्य के द्वारा, धनानंद के द्वारा बनाया गया बहुत बड़ी साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया गया, तो हमारे शिक्षक के द्वारा भी इतना शक्ति है उनके पास है कि जो जितना भी साम्राज्य इनके द्वारा बनाया जा रहा है उसे सब ध्वस्त करने का शक्ति रखते हैं। तो इसीलिए हमें या हमारे शिक्षक को और मजबूर नहीं किया जाए कि हम लोग कोई और कदम उठाएं। जब तक हम लोग सत्य अहिंसा के मार्ग पे चल रहे हैं तभी तक हम लोग का बात मान लीजिए, क्योंकि हम ही महात्मा गांधी है, हम ही भगत सिंह है, हम ही झांसी की रानी है, सब हमारे ही मिट्टी से उपज है। तो हम चाहते हैं कि महात्मा गांधी के रास्ते पे चल के ही हमें न्याय मिले। हम लोग गए थे, भाजपा कार्यालय में भी गए थे और ऐसे करके ही गए हुए थे। हम लोग का बात जब नहीं माना गया तो हम लोग बैठ गए थे, धरती पे ऐसे करके बैठ गए थे। लेकिन फिर भी मेल पुलिस के द्वारा हम लोग सभी को वहां से धक्का मार के निकाल दिया गया और फिर ऑफिस को बंद कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज को दर्शा रही है कि जिस भारत में धरती को माता के रूप में पूजा जाता है और बेटी को देवी के रूप में पूजा जाता है, उसी भारत के बिहार की धरती पे आज बेटी के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। चाहे वो बीजेपी कार्यालय हो, जदयू ऑफिस हो, या फिर जेपी गोलंबर हो, गांधी मैदान हो, सभी जगह ऐसा बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। ना लड़का ना लड़की किसी को नहीं समझा जा रहा है, सभी के साथ एक समान रूप से व्यवहार किया जा रहा है। राइट टू इक्वालिटी मांगे थे हम लोग, इतना इक्वालिटी नहीं मांगे थे कि लड़का पे भी लाठीचार्ज कीजिए, लड़की पे भी कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या है और संविधान की अतिक्रमण है और ये तानाशाही को दिखा रही है। किस तरह पुलिस का भी तानाशाही चल रहा है, सभी का तानाशाही का दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत चीज है और इसे रुकना ही। तो देखिए, चाणक्य की धरती पाटलिपुत्रा पटना से एक शिक्षक ने फिर से आचार्य चाणक्य की याद दिला दी है। आचार्य चाणक्य, आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य की याद दिला दी है। किस प्रकार एक शिक्षक ने अपने छात्रों के लिए, देश के लिए, अपने समाज के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया था। उसी प्रकार गुरु रहमान ने भी अपने हाथ को काटकर ये प्रदर्शित किया है कि छात्रों के भविष्य के लिए वो लड़ाई लड़ते रहेंगे और खून के अंतिम बूंद तक। केवल हाथ काटा है, जरूरत पड़ी तो गर्दन तक काट लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। घूमेंगे और छात्रों के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल ही असहनीय है। अब क्या मजाल है, क्या मजाक है कि आप भिगा के मारते हैं, कैनन चलाते हैं, और मारने वाले भी वैसे लोग होते हैं जिनके लिए मैंने डंडा खाया है एग्जाम में, उनके एग्जाम को कराने के लिए। तो आप लोग मारते हैं जैसे ये अपराधी हैं। अपराधी को तो मारिएगा नहीं, और नक्सलाइट को, आतंकवादी को मारिएगा नहीं, डर से हालत खराब हो जाती है। अब मारिएगा किसको, मासूम बच्चे को जो बेचारे कागज कलम छोड़ के। क्या जरूरत है कि जो लड़का मेंस का परीक्षा देता है, इंटरव्यू में से फेल करता है, आज गर्दनी बाग में क्यों बैठा है? क्या यहाँ पर ताजमहल है या क्या है? तो इस निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री मौनी बाबा हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि अपना मौन तोड़िए। और 67वीं में जिस तरह की गुंडागर्दी हुई थी, जो लेके मैं क्वेश्चन तोड़ा था, तो उस तरह से एक बार मौन तोड़िए। किसी राजनीतिक दल से आपको क्या लेना देना, बच्चों को तो कोई लेना देना नहीं है। आप अपना मौन तोड़िए और रिजेक्ट कीजिए, इस परीक्षा को कैंसिल कीजिए और री एग्जाम लीजिए। साथ ही साथ 31 तारीख को हाई कोर्ट का फैसला है, जिसमें हम लोग पूरा विश्वास है। और हाई कोर्ट ने जिस तरह की गलती हुई है, उस गलती पर निश्चित रूप से री एग्जाम होगी। लेकिन इस बीच में परमार और प्रकाश
प्रकाश अगर किसी तरह का रिजल्ट बीपीएससी का दे देते हैं तो निश्चित रूप से वो बहुत घातक काम करेंगे और उसके लिए पूरा इतिहास उनको अगर रिजल्ट जारी होता है तो आप स्पष्ट रूप से करने वाले हैं, मैं स्पष्ट रूप से छात्रों को बोल रहा हूँ कि देख बेटा, इतना बड़ा मौका नहीं मिला। हम लोग जब परीक्षा देते थे तो मैक्सिमम 242 सीट 240 सीट आता था, 73-72 सीट आता था। लेकिन इतना बड़ा मौका है, अगर रिजल्ट दे देता है तो आप जहाँ कहीं भी हो, जैसे कहीं भी हो, आप लोग यहाँ पर पहुँचिए। गर्दनी बाग में अहिंसा में बहुत ताकत है। गांधी का देश है, जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर। अगर बात सच है तो निश्चित रूप से बच्चों के साथ जो अन्याय होगा रिजल्ट दे देता है तो आप जहाँ कहीं भी रहे, जहाँ कहीं जिस राज्य के भी रहे, आप गर्दनी बाग आइए। अहिंसा के बल पर मैं भी कह रहा हूँ कि मैं भी यहाँ पर सो जाने के लिए तैयार हूँ, मर जाने तक तैयार हूँ। लेकिन बच्चों के साथ ना इंसाफी ना बर्दाश्त हम किए हैं ना करेंगे, क्योंकि आज ब्लड मेरा बहुत ज़्यादा गिर गया है, मानसिक स्थिति मेरी ठीक नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में स्पष्ट रूप से मैं यही कहूँगा कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि इतने लोग बैठे हुए हैं, रामांशु बैठा हुआ है, सब लोग बैठे हुए हैं, तो जो होगा तो हम लोग के हक में होगा। तो ऐसी गलती मत कीजिए, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। और सब अगर मिल गए, कुछ नहीं, अगर 50,000 लड़का आ गया, 50,000 लड़का आ गया तो अकेले गुरु रहमान कह रहा है कि गुरु रहमान इस परीक्षा का एग्जाम करवा देगा। केवल 50,000 लड़का से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। आपकी लड़ाई है, हम लोग साथ हैं, क्योंकि मैं गुरु हूँ। अब मुझे गुरु की उपाधि कलाम साहब ने दिया है और अपने गुरुत्व को मैं कभी भी अपमानित नहीं कर सकता। इसलिए बच्चों पर कभी भी अत्याचार होगी तो मरने के लिए भी तैयार हूँ और कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अब परमार साहब आप सुन लीजिए, सतप्रकाश जी आप सुन लीजिए। आप नोटिस भेजते हैं कि माफ़ी मांगने की, सार्वजनिक माफ़ी मांगने के लिए। अरे मर जाएंगे, फांसी पर चढ़ जाएंगे, आजीवन कारावास हो जाएगा। माफ़ी आप लोग से मंगवाएंगे, लेकिन माफ़ी नहीं मांगेंगे। जो करना है कर लीजिए, जहाँ तक जाना है चल जाइए। मैंने भी आज आप पर केस किया है। निश्चित रूप से अब आप लोग की जो वीडियो थी उस दिन की, वो वीडियो आप लोग तो नहीं बनाए, लेकिन मैंने वीडियो बनवाया था। जान रहे थे कि आप जितना लोग मीठा बोल रहे हैं वो झूठ बोलेंगे। नॉर्मलाइजेशन की बात आप लोग करते हैं, ठिकरा फोड़ते हैं स्टूडेंट पर। क्या कर रहे हैं? क्यों गुजरात से आके बिहार को बर्बाद कर रहे हैं? एक बिहारी सब पर 100 बीमारी वाली आप बात करते थे। अब मत भूलिए, एक बिहारी सब पर भारी। और यहाँ पे इतना बच्चा बैठा हुआ है जो कितना भारी हो के बचिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, परमार से बचिए, सत्यप्रकाश शर्मा से बचिए, ये दोनों बदनाम कर रहे हैं। और अधिकारी जो घेरे हुए हैं चारों तरफ से ना, वो लोग भी होश में आइए। और कोचिंग माफिया लोग भी सुन लीजिए। अगर कोचिंग माफिया के विरुद्ध छात्र उठे तो उसकी अगुवाई गुरु रहमान करेगा, और जहाँ भी रहेगा खींच के मारेंगे, याद रखिएगा, जो भी रहे लोग। इसलिए आप अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं? आप टीचर क्यों हैं? इसलिए कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब बच्चे पर जब आफत आ गया तो वैसी परिस्थिति में आप लोग मस्ती से कोर्स बेचिएगा, आप मस्ती से पढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। ये गलत है, ये नहीं चलेगा। गुरु रहमान बच्चों के साथ था, है और मरते दम तक रहेगा। इसके लिए हमको फांसी की भी सजा मिल जाए तो मैं तैयार हूँ। वो 22 सेंटर के बराबर है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपने 6 दिसंबर को जो हम लोग आंदोलन किए तो आपने कहा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, गिरफ्तारी भी मेरी हुई थी। तब उसके बाद नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो आप जब दोबारा परीक्षा आपने दिया तो पहले वाले लड़का परीक्षा दिया और दोबारा परीक्षा दी, तो निश्चित रूप से क्वेश्चन तो इस था कि बीपीएससी सोच ही नहीं सकता था। तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन की बात है या परसेंटाइल की बात है या आपको क्या कह रहे हैं स्केलिंग की बात है। तो हमको परमार से यही जानना है कि स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल में क्या अंतर है। क्या इससे पढ़े हुए सारे के सारे जो बच्चे बैठे हुए हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, गुरु होने के नाते मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य नहीं हूँ और मैंने अपना दीदी देदान का उपाध्यक्ष होने के नाते संपूर्ण शरीर मरणोपरांत दान कर दिया है और विश्व में प्रथम मुस्लिम हूँ उस तरह का बात। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको कि अगर री एग्जाम नहीं होता है तो ये परमार और सत्यप्रकाश की बहुत बड़ी जीत होगी। और निश्चित रूप से मौनी बाबा जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, अपना मौन को खोलिए, क्योंकि आपको याद रहना चाहिए कि आप अधिकारियों से घिरे हुए हैं और अधिकारी आपके पास सही सूचना नहीं पहुंचा रहा है। और वैसी परिस्थिति में आप ये कदापि मत भूलिएगा कि सरकार जनता को नहीं बनाती है, जनता सरकार को बनाती है। और ये बच्चे कम से कम ये बात तो कम से कम भूलेंगे नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी सीट देकर आपने बहुत बड़ा एहसान किया, लेकिन इतने बड़े सीट देने के बाद जिस तरह के आपने घातक प्रहार किया है वो बच्चों के जीते जी मर जाने के बराबर है। और मेरे बच्चे जो सारा इंटरव्यू देते हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उस पर
परिस्थिति में मैंने देखा कि एक ही उपाय मेरे पास है कि इस बाहरी लोगों को सुनाने के लिए, जैसे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली हॉल में बम फेंका था, तो मैंने सोचा कि अपने आप को ही समाप्त कर दूं। मैंने नस काट लिया। हालांकि कुछ लोग पहुंच गए और मैं तो आज जीवित हूं, लेकिन तमाम बेटियों और बेटों से यही कहूंगा कि बाप जिंदा है, गुरु जिंदा है। आप लोग किसी तरह का कोई ऐसा हरकत मत कीजिएगा, नहीं तो मैं किनारे हट जाऊंगा। और रही बात री एग्जाम का, तो या तो इनको री एग्जाम लेना होगा और नहीं तो किसी भी परिस्थिति में आप समझ जाइएगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।